Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक यूजीसी नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और टीचिंग एप्टीट्यूड में इवैल्यूएशन जो आज के टॉपिक का नाम है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, और उसके बाद अगले वीडियो में हम क्विकली इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो जो इवैल्यूएशन टीचिंग में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को असेस करना, मेजर करना कि उनको कितना वो सीख पाए हैं, किस लेवल पे वो पहुंच पाए हैं, क्या वो क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को क्या करना होता है, हमें मैंडेटरी इवैल्यूएट करना होता है टीचिंग के प्रोसेस में। और इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड की जो यूनिट है आपकी फर्स्ट, उसमें इवैल्यूएशन का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जनरली इस पे फ्रेम हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इवैल्यूएशन को अच्छे से समझें और जितने भी टाइप्स आपके सिलेबस में और प्रीवियस ईयर में आए हैं उनके बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले समझते हैं इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। जो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्टरी स्लाइड में बताया, इवैल्यूएशन का मतलब होता है असेस करना, मेजर करना, क्या करना, नापना। नापना क्या, बच्चे की परफॉर्मेंस को, बच्चे की लर्निंग को, कि वो कितना सीखा, क्या वो क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ एक सर्टेन क्राइटेरिया के हिसाब से, क्या उसने इस पर्टिकुलर कोर्स में जो कि 1 साल का प्रोग्राम था या 6 महीने का प्रोग्राम था, उसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उसे सिखाने के, क्या वो उन सभी पैरामीटर्स पे खरा उतरा है। तो बच्चों को कितनी लर्निंग हुई, कितना उन्होंने उस प्रोग्राम से सीखा, ये हम कब जानते हैं, जब हम टेस्ट लेते हैं, जब हम उन्हें एग्जामिन करते हैं। तरीका फिर चाहे कोई भी हो, लेकिन टीचिंग लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इवैल्यूएशन करना मैंडेटरी है। अदरवाइज ये पूरी एक्सरसाइज अगर आप इसको वो नहीं करेंगे, मेजर नहीं करेंगे, तो ये पूरी एक्सरसाइज वेग हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इट विल बिकम अ मोनोलॉग, एक ऐसी चीज हो जाएगी जिसमें सिर्फ टीचर का पर्पस था अपना आके लेक्चर लेना और इसके बाद उसने उस प्रोसेस को आधा छोड़ दिया। उसने ये नहीं देखा कि बच्चा कितना इंप्रूव कर रहा है। सिमिलरली इवैल्यूएशन सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है हमें नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड करने के लिए। अपग्रेड करने के लिए भी क्या होगा, जब आप पिछले लेवल को सक्सेसफुली क्लियर कर पाएंगे तभी तो आप दूसरे लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो इसी वजह से इवैल्यूएशन सिस्टम टीचिंग लर्निंग के लिए बहुत मैंडेटरी है। ये याद रखिएगा, ये बात अगर ऑब्जेक्टिव्स में या असर्शन में फ्रेम होता है कि कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इवैल्यूएशन के बिना अधूरा है। पहली चीज। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड अ पीरियोडिक एक्सरसाइज। कंटिन्यूअसली होता रहता है, लगातार हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। और पीरियोडिक एक्सरसाइज उसका भी मतलब सेम है कि पीरियोडिकली 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, मंथ एंड पे, वीकली टेस्ट से, ऐसे हम क्या करते हैं, या प्रोग्राम के खत्म होने पर, इन किसी भी तरीकों के हिसाब से हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली बच्चे का इवैल्यूएशन करते रहते हैं। It helps in forming the values of judgment, educational status और achievement of students. इन टेस्ट के माध्यम से हमें क्या पता चलता है, जजमेंट पता चलता है कि उसने कितनी वैल्यूज सीखी। एजुकेशनल स्टेटस का मतलब है क्वालिफाई हुआ या डिसक्वालीफाई हुआ। ये हम किसी भी चीज से कैसे मेजर करेंगे, जब हम आप उसे टेस्ट करेंगे, असेस करेंगे। और ऐसे ही स्टूडेंट की अचीवमेंट, उसने इस ओवरऑल जर्नी में क्या क्या अचीव किया, किन किन पॉइंट्स पे वो इम्प्रूव किया और उसके लाइफ का वो पार्ट बना, अकेडमिकली भी और सोशली भी। एजुकेशनल इवैल्यूएशन एक कंटिन्यूअस इंस्पेक्शन है, किसका, इन सारे एरिया से रिलेटेड, स्टूडेंट, टीचर, एजुकेशनल प्रोग्राम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्यों है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स को जब आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, उन्हें जज कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हो, आपको टीचर को भी तो ये पता चल रहा है ना कि उसे कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें स्टूडेंट्स पीछे रह गए, वीक रह गए, कहीं मेरी अप्रोच या मेथोडोलॉजी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या इस कंटेंट में जो हमने डिजाइन किया है बच्चे को सिखाने के लिए उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें अमेंडमेंट्स या चेंज की जरूरत तो नहीं है।
या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उस प्रोसेस के दौरान कोई फ्रिक्शन तो नहीं, कोई बैरियर तो नहीं जिस वजह से बच्चा नहीं समझ पा रहा है। तो इन सभी एलिमेंट्स को ध्यान में रखकर इवैल्यूएशन का प्रोसेस किया जाता है। एंड फाइनली ये एक इनएविटेबल है, वही जो मैं आपको बात बता रही थी, इनएविटेबल का मतलब है इम्पॉसिबल है टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस एक इवैल्यूएशन सिस्टम के बिना। एक और चीज यहाँ पे याद रखना, टीचिंग को लेकर, हायर एजुकेशन के यूनिट को लेकर या जनरली पेपर 1 में कोई भी क्वेश्चन आता है इवैल्यूएशन से जुड़ा हुआ, तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, जो मैं पहले भी कई स्लाइड्स में बता चुकी हूँ कई लेक्चर्स में कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फोकस क्या है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ये ऑप्शन अगर आपको मिल जाता है चारों ऑप्शन में तो वही राइट आंसर होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ऐसा नहीं है कि इवैल्यूएशन सिर्फ साल के एंड में ही होगा या प्रोग्राम के खत्म होने पर ही होगा, लगातार हर लेवल पे हर टाइम पे बच्चे को जो है वो क्या किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव अनदर इंपॉर्टेंट टर्म है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है हर लेवल पे इवैल्यूएशन, यानी कि सिर्फ उसके एकेडमिक स्किल्स को लेकर नहीं, उसके नरेशन कैसा है, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी है, उसकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसी है, उसकी क्वेश्चनिंग रीजनिंग करने की कैपेबिलिटी कैसी है, उसकी ग्रुप में परफॉर्मेंस करने की एबिलिटी कैसी है, को करिकुलर एक्टिविटीज, होलिस्टिक एक्टिविटीज में वो कैसा है। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, विस्तार से, यानी कि हर लेवल पे लगातार जो इवैल्यूएशन हो उसे कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव कहा जाता है। कंटिन्यूअस टाइम से रिलेटेड है और कॉम्प्रिहेंसिव लेयर्स से, मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इवैल्यूएशन हो रहा है। तो ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्विकली। किसी भी इवैल्यूएशन सिस्टम के, जो एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी एक बार देखो। क्या है कि पहली बात, ये बात हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, इसलिए दोबारा इसको नहीं देखेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, देखो यहाँ फिर से मैंने डिफाइन किया है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट कैन बी इवैल्यूएटेड, बच्चे का वो सारा एरियाज जिन पे उसको इवैल्यूएट करना चाहिए उसको बोला जाता है कॉम्प्रिहेंसिव। लर्नर सेंटर्ड, इंपॉर्टेंट, जितनी भी इवैल्यूएशन होती हैं वो टीचिंग को जज करके नहीं, बल्कि लर्नर ने जो लर्निंग की उसके प्रोसेस के दौरान उसको क्या क्या डिफिकल्टी हुई, कितना उसने सीखा, किस एरियाज पे उसने इंप्रूव किया, उसको ध्यान में रख के बनाया जाता है इवैल्यूएशन सिस्टम। रेमेडियल है, रेमेडियल का मतलब क्या होता है, रेमेडियल का मतलब होता है क्योर, क्योर का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन एक तरह से। ये क्या है, इवैल्यूएशन प्रोसेस आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, इट इज रेमेडियल इन नेचर। व्हाई, बिकॉज आपको अपने टीचिंग लर्निंग के प्रोग्राम की कमियां पता चलती हैं, तो आप क्या करते हो फिर उनसे जुड़े हुए, जब आपको कमी पता चल गई, आपको क्योर पता चल गया कि इसका इलाज क्या है, तो आप क्या करोगे, वो चीजें इंप्लीमेंट करोगे फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए। कोऑपरेटिव प्रोसेस है, ऑफ कोर्स इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और पीयर ग्रुप्स, यानी साथ के जो ग्रुप्स होते हैं आपके वो भी इन्वॉल्व होते हैं, सबका मिला जुला काम है ये इवैल्यूएशन का। एंड इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस, बिल्कुल कॉमन प्रैक्टिस है बच्चों की फिजिकल और मेंटल लेवल चेक करने के लिए। कब से ऐसा होता है ना कि रिपोर्ट कार्ड्स या असेसमेंट कार्ड्स जो होते हैं वो बन रहे होते हैं एजुकेशन में, कभी भी ऐसा थोड़ी ना हुआ है कि पढ़ाई हो गई 1 साल की और कोई असेसमेंट ही ना हुआ हो। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो एजुकेशन के सिस्टम में फॉलो की जाती है। And finally, it has multiple aspects because it is concerned with the total personality of the student. Student के पूरे बहुमुखी विकास से जुड़ी हुई ये टर्म है या ये मेथोडोलॉजी है जिसको इवैल्यूएशन कहा जाता है। ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है। एलिमेंट्स, अब देखो कौन कौन से लोग इस प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब क्या हो गया, फॉर व्हाट ऑडियंस द इवैल्यूएशन इज बीइंग कंडक्टेड। हमारे इस टीचिंग के कॉन्सेप्ट में हो गए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स वो लोग हैं जिनको इवैल्यूएट किया जा रहा है, तो वो आपके हो गए ऑडियंस। आप टीचिंग लर्निंग की बात कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हो, तो लर्निंग के प्रोसेस में किनको इवैल्यूएट किया जाता है, बच्चों को, तो वो हो गए इवैल्यूएशन प्रोसेस के ऑडियंस। पर्पस, अब उन्हें इवैल्यूएट करने का पर्पस क्या है, क्या पर्पस है, क्या एक क्लास से दूसरी क्लास में पहुंचने का क्राइटेरिया ये इवैल्यूएशन है, यस हो सकता है। क्या उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करना, उसकी पर्सनालिटी में कितना चेंज आया, कितना वो डेवलप हुआ सोशली, इंटरेक्शन में, कम्युनिकेशन में और मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे, तो हाँ बिल्कुल अलग अलग पर्पस हो सकते हैं इवैल्यूएशन के टेस्ट के हिसाब से। Questions, what questions would be asked in the evaluation, will it be a written exam, will it be an interview, will it be an exercise on the paper, आप किस फॉर्म में evaluate करेंगे, इन questions को टारगेट किया जाता है इस एलिमेंट में।
एंड स्कोप, फाइनली व्हाट इज द स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन, इस इवैल्यूएशन को आप कर किस ले रहे हैं, इसका कहाँ कहाँ पे फर्क आपको आगे दिखाई देगा, वो इसका स्कोप हो जाता है। एंड फाइनली रिसोर्सेज, अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि अगला टॉपिक है कि इवैल्यूएट करने के रिसोर्सेज क्या हैं, जो हमारे टेस्ट हैं वो कितने भागों में बटे हुए हैं, इवैल्यूएशन को किस किस लेवल पे किन किन नामों से जाना जाता है, उनका पर्पस क्या है, उन्हें कंडक्ट कैसे किया जाता है और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये आपके लिए इवैल्यूएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इस टेबल के हिसाब से सब कुछ कवर है इसमें, इस पूरे टॉपिक में सिर्फ यही 6 टेस्ट हैं जो आपको समझने हैं, और आई एम 100% श्योर कि आपको ये लेक्चर सुनने के बाद इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हम इन सब के बारे में अच्छे से बात करेंगे। देखो, फंक्शंस के हिसाब से कि वो टेस्ट क्या काम करेगा, इन 4 भागों में बांटा जाता है, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव। ये वो 4 टेस्ट हैं जो काफी टाइम से आपके सिलेबस में लगातार आ रहे थे, इंक्लूडेड थे। दूसरा देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू अप्रोचेस, हमें कौन सी अप्रोच, कौन सा तरीका फॉलो करना है इवैल्यूएशन का, उसके हिसाब से फॉर्मेटिव और समेटिव में ही बांटा जाता है। प्लेसमेंट और डायग्नोस्टिक इसमें नहीं आता है, ऐसे याद कीजिए। एंड फाइनली ये जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे से क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस हैं, और क्योंकि ये नया ऐड हुआ है, ये है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रेफरेंस, किन चीजों से कंपेयर करके, किन चीजों को ध्यान में रख के, किन मापदंडों को ध्यान में रखकर जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, उसके बेसिस पे 2 तरह के टेस्ट होते हैं इवैल्यूएशन के, नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरिया रेफरेंस्ड। तो इन 6 बेसिकली ये तो रिपीट हो रहे हैं, तो 4 ये और 2 ये जो हैं, इन 6 टेस्ट के बारे में आगे आने वाली हम कुछ स्लाइड्स में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में बताऊं तो आपको क्विकली समझ में आ जाएगा कि जब किसी कंपनी में कोई इंटरव्यू होता है, तो उस इंटरव्यू में आप क्या कर रहे होते हो, एम्प्लॉय को प्लेसमेंट कर रहे होते हो, उसका रिक्रूटमेंट कर रहे होते हो, उसको आप क्या कर रहे होते हो, भर्ती कर रहे होते हो। तो उस प्लेसमेंट के टाइम पे उसको इवैल्यूएट किया जाता है कि क्या वो उस पोस्ट के अगेंस्ट क्वालिफाइड है, यानी कि जिस काम के लिए उसको अपॉइंट किया जा रहा है, मान लीजिए उसको मार्केटिंग मैनेजर जो है वो बनाया जा रहा है, मार्केटिंग का मैनेजर बनाया जा रहा है, तो क्या वो मार्केटिंग में कोई प्रोफेशनल डिग्री होल्ड कर रहा है, उसका कोई एक्सपीरियंस है, उसकी बैकग्राउंड नॉलेज है, आप ये चेक करके तो उसको अपॉइंट करोगे, प्लेस करोगे। तो कैंडिडेट की जो क्या बोलते हैं, उसकी एक्चुअल क्वालिफिकेशन है, उसका नॉर्मल एप्टीट्यूड है, उसके नॉर्मल स्किल्स हैं, उनको आप जज करोगे जो प्रोग्राम होने वाला है या जो नौकरी उसको अपॉइंट हो रही है उसमें होने वाले स्किल्स के अगेंस्ट। समझ रहे हो, प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए उसके अगेंस्ट आप इवैल्यूएट करोगे। वही टीचिंग प्रोसेस में आप क्या करोगे, टीचिंग प्रोसेस में आप बच्चों को जो कोर्स ऑफर करने वाले हो, जो लेसन ऑफर करने वाले हो, उसके बारे में उसको जानने के लिए जो जानकारी चाहिए, क्या वो ऑलरेडी बच्चे में है, क्या वो बच्चे के पास कोई बेसिस है उस तरह की इंफॉर्मेशन को समझने का। मान लीजिए इजी लैंग्वेज में बोलूं कि आप उसको, मान लीजिए टीचिंग मेथोडोलॉजी पढ़ा रहे हैं और आपने ये जानना चाहते हो आप कि उसका जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो कैसी है उस सब्जेक्ट को लेकर, तो आप उससे कुछ सवाल करोगे, कुछ पूछोगे, और अगर उसके बेसिस पे आपको लगा हाँ भाई इसको बेसिक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में पता है, तो अब मैं इसको इवैल्यूएशन पढ़ा सकती हूँ। तो आपने क्या किया, अपने कंटेंट को किस लेवल से शुरू करना है, मान लीजिए उस बच्चे को कुछ भी नहीं पता, तो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फिर अपना लॉन्च पैड पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मुझे अपने लेक्चर को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है, क्योंकि इस बच्चे को कोई बेसिक जानकारी नहीं है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का बिल्कुल यही मतलब होता है। देखो, it determines the knowledge and skills that student possesses which are necessary at the beginning of the instruction in a given subject area. मैथमेटिक्स में आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं और बच्चे को बेसिक जो उसके रूल्स हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के वही नहीं पता है, या कोई और बेसिक रूल नहीं पता है, तो आप कैसे उसको स्टार्ट करोगे, तो आप पहले उसको वहां से बताओगे ना। तो इसीलिए जो उसके इनिशियल नॉलेज है उसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करते हो, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करते हो कि आप अपना लेक्चर कहाँ से शुरू करें उस चीज को जानने के लिए। पर्पस इज टू चेक द एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसकी मेजर द इंटेलिजेंस, आप उसकी यू मेजर द इंटेलिजेंस, आप उसकी इंटेलिजेंस, आप उसके स्किल्स को मेजर कर रहे हो बिल्कुल इनिशियली सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले। Various entrance exams are also conducted for the same purpose and similarly organization में भी जो exams होते हैं, अपीयर करते हो आप किसी एग्जाम के लिए या इंटरव्यू के लिए, वो भी प्लेसमेंट का ही पार्ट होते हैं।
दिस इज ऑल्सो डन टू चेक द नॉलेज बेस। मैंने यही बताया आपको, स्टूडेंट का नॉलेज बेस जानने के लिए टीचर उससे डिस्कशन के फॉर्म में या क्वेश्चन प्रोब करके भी पूछ सकता है कि आपको इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, पहला इवैल्यूएशन जो आपके लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग, जो स्टार्टिंग है, आप किसी चीज का क्या बना रहे हो? बेसिस बना रहे हो। तो समझते हैं, देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल इवैल्यूएशन। पहली इंपॉर्टेंट टर्म आप सबके लिए, अगर वो पूछता है इंटरनल इवैल्यूएशन क्या होता है, तो उसका नाम है फॉर्मेटिव, एंड वाइस वर्सा। अगर फॉर्मेटिव का दूसरा नाम पूछता है तो इंटरनल इवैल्यूएशन। किसी भी क्लास के दौरान, किसी भी एजुकेशनल ईयर के, जो आपका एकेडमिक ईयर होता है, उसके दौरान जो इंटरनल इवैल्यूएशन, यानी कि अंदर वाले जो लोग हैं, यानी जो टीचर्स हैं, वो प्रोग्राम के दौरान जितना भी इवैल्यूएशन करते हैं उसको बोला जाता है इंटरनल इवैल्यूएशन। It's a method of judging the worth of the program while the program activities are in progress. Next important point जिस पे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, प्रोग्रेस। जब वो कोर्स रन कर रहा है, मान लीजिए आप क्लास 4th को पढ़ा रहे हैं और 4th का एकेडमिक सेशन शुरू हुआ मार्च से और अगले मार्च तक, तो उस एकेडमिक ईयर के दौरान आपने बच्चों से ये जज किया कि इस साल में उसको जितना कुछ सीखना था वो कितना सीख पाया। इस चीज को आप जज करने के लिए आपने बहुत सारे मेथड्स फॉलो किए। आपने क्विज किए, आपने इंटरनल असेसमेंट टेस्ट किए, फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट किए, फ्राइडे टेस्ट किए, हर वीक के टेस्ट किए, मंथली टेस्ट किए। इन सब के बेसिस पे आपने क्या किया? आप वर्थ ऑफ द प्रोग्राम और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को मेजर करते रहे टाइम टू टाइम। कब? जब प्रोग्राम चल रहा था। याद रखिएगा, प्रोग्राम के चलने के दौरान जो असेसमेंट होता है उसे फॉर्मेटिव या इंटरनल इवैल्यूएशन कहा जाता है। This evaluation provides the students with feedback regarding his or her success or failure in attaining the instructional objective. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे साल का, वो बच्चे ने अचीव किया या नहीं किया, इसका फीडबैक बच्चों को मिलता रहता है। कैसे मिलता रहता है? रिपोर्ट से, टेस्ट के मार्क्स से, टीचर के डिस्कशन से, पीटीएम मीटिंग्स के दौरान। आप लगातार बताते रहते हो बच्चे को कि ये बच्चा मेरा, आपका इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैथ्स में कर रहा है, बट हिंदी में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ये आपने कोर्स के दौरान ही कहा। उससे क्या हुआ? बच्चों ने भी उस चीज पे फोकस किया, पेरेंट्स ने भी फोकस किया और टीचर ने भी उस चीज पे फोकस किया, और प्रोबेबली अगले हिंदी टेस्ट में उस बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया। तो एक चीज और याद रखना, मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग, ये बात याद रखना, मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग बच्चों को फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के दौरान ही होती है, और मैक्सिमम वो ओपन होते हैं, दे आर मोर ओपन टू लर्न, more open to learn, plus teacher can also be more experimental। याद रखना, ये एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। टीचर ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंटल कब हो सकता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के दौरान, क्योंकि यहाँ पे उसका पर्पस बच्चों को सिखाना है और सिखाते सिखाते इवैल्यूएट करना है। फाइनली कोई रिजल्ट देना, फाइनल स्टैंप लगाना यहाँ पे पर्पस नहीं है। तो बच्चे भी उन एक्टिविटीज में खुल के पार्ट लेते हैं, परफॉर्म करते हैं और सीखते हैं, और टीचर भी क्या है, ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो सकता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस में। एंड फाइनली इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक लर्निंग एरर टू बी करेक्टेड। बिल्कुल मेरे जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही है, जो आपके एरर्स हैं आप उन्हें टाइम टू टाइम इंप्रूव कर सकते हैं, इसका आपको चांस मिलता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है? डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम को डायग्नोस करना, पता लगाना कि क्या प्रॉब्लम रही है या हो रही है इस बच्चे को, पर्टिकुलरली इन चीजों को समझने में। जब आप डायग्नोस सही करोगे तभी तो आप रेमेडियल या उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे। तो यही है इसका एक्सप्लेनेशन। देखो, ये कुछ इस तरह का इवैल्यूएशन होता है जिसमें कि प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं लर्निंग में, उनको क्या है, ढूंढा जाता है, उन्हें ढूंढने की कोशिश की जाती है। और इसका कैच वर्ड क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, वो ये होता है। क्यों होगा ये? क्योंकि यहाँ पे डिटेल्ड रिपोर्ट्स बनती हैं बच्चों के बारे में। मान लीजिए किसी बच्चे को कोई स्पेशल प्रॉब्लम हो रही है अंडरस्टैंडिंग में, रीडिंग में, एनालिसिस में, तो टीचर क्या करेगा? पहले उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करेगा इस इवैल्यूएशन में। इट मे बी अ वेरी लॉन्ग इंटरव्यू, इट मे बी आप छोटे छोटे इंटरव्यू दे सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, आप किसी साइकोलॉजिस्ट की, किसी काउंसलर की मदद भी ले सकते हैं बच्चे की उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। और इसीलिए जो रिपोर्ट्स होती हैं डिटेल होती हैं। बहुत फ्रीक्वेंटली हर बच्चे के लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नहीं होता है, लेकिन हाँ, कोई बच्चा है और उसको कोई तकलीफ हो रही है, लगातार वो उस चीज से एनकाउंटर कर रहे हैं, तो उसका पता लगाने के लिए ये इवैल्यूएशन किया जाता है।
एंड फाइनली आपका अनदर इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन समेटिव। नाम से ही पता चल रहा है समेटिव। सबमिशन कब होता है किसी चीज का? जब कोई चीज खत्म होती है, फिनिश होती है, तब क्या होता है? समेटिव इवैल्यूएशन होता है। ये उसका नाम इंटरनल था, इसका नाम एक्सटर्नल इवैल्यूएशन है। पढ़ते हैं इसके बारे में। इट्स अ मेथड ऑफ जजिंग द वर्थ ऑफ द प्रोग्राम एट द एंड ऑफ द एक्टिविटीज। क्लास के अंत में, प्रोग्राम के अंत में, 6 महीने के डिप्लोमा कोर्स के एंड में, या किसी भी प्रोग्राम के किसी भी कोर्स के एंड में जो इवैल्यूएशन होता है उसे समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। एंड द फोकस इज ऑन गेटिंग द आउटकम। अब क्या है? पहले लर्निंग था, अब आउटकम है, यानी कि सिखाना था वो हमने सिखा लिया, अब आप बताइए कि फाइनली बच्चा कितना सीखा, और उसके लिए जो इवैल्यूएशन किया जाएगा वो होगा समेटिव। It determines the extent to which objectives of instructions have been achieved. हुए या नहीं हुए और कहाँ तक हुए, इस चीज को आप जज करते हो समेटिव में। एंड इट इज यूज्ड टू असाइन कोर्स ग्रेड्स। ऑफ कोर्स आपको ए बी सी डी ग्रेड्स, या पहले क्या होता था रैंक्स या पोजीशंस आती थी, तो वो कैसे आती थी? एंड में तो लास्ट रिपोर्ट कार्ड में लिखा आता था ना कि फाइनली इस साल में इस बच्चे ने ये पोजीशन सिक्योर की। आजकल ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेड्स लिखे आते हैं, A+, जो भी ग्रेड आता है आपका CGPA स्कोर है जो, उसके हिसाब से। तो क्या होता है, अब हम इस सिस्टम में ग्रेड्स असाइन करते हैं। And lastly, it includes oral reports, projects और term papers। जो end की reports होती हैं, projects होते हैं, term papers होता है, final assessment cards होते हैं, वो क्या होते हैं? इसका example summative evaluation का। यहाँ पे एक और टेबल मैं आपको समझाना चाहती हूँ। फॉर्मेटिव FAs लिख रही हूँ मैं इसको, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, और आप चाहें तो उसको बना सकते हैं समेटिव असेसमेंट्स। इनको हम एक बार और एक कैटेगरी के अंदर इनका डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ व्हाट और लिखती हूँ पर्पस इनको कंडक्ट करने का, और मैं लिखती हूँ व्हेन, इनको कंडक्ट कब किया जाता है, एंड फाइनली हाउ इट इज यूज्ड। ये मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए, और अगर कोई चीज रह गई है तो वो इस टेबल से क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। व्हाट का मतलब ये हुआ कि फॉर्मेटिव असेसमेंट्स जो हैं उनका पर्पस क्या है, वो क्या है, पर्पस तो नेक्स्ट पॉइंट में आएगा, वो क्या है। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप क्या कर रहे हो FAs में? इट इज एन असेसमेंट फॉर लर्निंग। याद रखिएगा, लर्निंग को असेस करने के लिए फॉर लर्निंग जो होता है टेस्ट यूज, वो होता है फॉर्मेटिव या इंटरनल। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कितना हुआ अब लर्न एंड में, उसको असेस करने के लिए होते हैं समेटिव असेसमेंट्स। याद रखिएगा ये वाली बात। पर्पस क्या है? पर्पस है यहाँ पे इम्प्रूव लर्निंग, टू इम्प्रूव लर्निंग। और इसका पर्पस क्या है? टू मेजर दी कॉम्पिटेंसी। फाइनली उसने उस पर्टिकुलर चीज में कितनी महारत हासिल की, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, उस चीज को आप इम्प्रूव कर रहे हो। व्हेन का मतलब क्या है? ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, पूरा साल ये जो है ये चलता रहता है, टर्म बाय टर्म आप लगातार बच्चों को फॉर्मेटिव बेसिस पे असेस करते रहते हो। और ये क्या होता है? एंड ऑफ द कोर्स, एंड ऑफ द कोर्स ये होता है। एंड फाइनली स्टूडेंट्स इसको कैसे यूज करते हैं? लर्न थ्रू, पॉइंट्स में हमने देखा था फीडबैक, वी लर्न थ्रू फीडबैक एंड प्रैक्टिस। हम क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर कमी को पूरा करते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरे सेशन का टाइम होता है। लेकिन पता किससे चला? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से। समेटिव में फाइनली हमें क्या मिल जाते हैं? ग्रेड्स। तो वो तो फाइनल है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, अब तो आप उसको अगले साल में ही ठीक कर सकते हैं। तो ये एक बाइफर्केशन था, इसको याद रखिएगा। अगली चीज पढ़ते हैं। मैंने ये टेबल्स इतनी सारी इसलिए इंक्लूड किया है कि कोई भी पॉइंट आ जाता है अगर ऑब्जेक्टिव में, तो इस टॉपिक को लेकर आपको कहीं भी कुछ और देखना ना पड़े, हम सारे ही पॉइंट्स को कवर कर लें। तो फिर से डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव और समेटिव में कुछ और डिफरेंस देख लेते हैं। अगर वो पूछता है कि प्रिपेयरिंग के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है, तो डायग्नोस्टिक। इंप्रूव करने के लिए हम बात कर चुके हैं फॉर्मेटिव, और फाइनली बच्चे को जज करने के लिए तो फिर समेटिव। डायग्नोस्टिक को हमेशा डॉक्टर से याद कीजिए। डॉक्टर क्या करता है? आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करता है। कैसे? सवाल पूछ के।
और फिर क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड जो रेमेडी है वो आपको प्रोवाइड करता है। एन इंडिकेटर ऑफ लर्नर्स एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड कैपेबिलिटी एंड आइडेंटिफाई पॉसिबल लर्निंग सपोर्ट नीड्स। अगर उसे किसी चीज की कमी हो रही है तो इसे कैसे पढ़ाना है, क्या इसको एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है, क्या इसको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कोई और एक्सरसाइज की जरूरत है, ये सब आपको कैसे पता चलेगा, जब आप उसको समझेंगे, जानेंगे, उससे क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मेटिव क्या होता है, इट प्रोवाइड्स टाइमली फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड और फीडबैक में डिफरेंस मैंने आपको कम्युनिकेशन में बताया था। फ्यूचर में उसको क्या अच्छा करने के लिए क्या हो सकता है वो फीड फॉरवर्ड होता है, और जो उसने ऑलरेडी परफॉर्म किया है उसके बारे में उसको जानकारी देना, फीडबैक देना। तो फीडबैक देने का काम फॉर्मेटिव में होता है एंड इट इज इंटेंडेड टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द करंट लर्निंग विच इज कनेक्टेड टू हिज अल्टीमेट इम्प्रूवमेंट। हम बात बार बार कर चुके हैं, उसकी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए होती है। ये क्या करता है, एक तरह से उसको सर्टिफाई करता है। सबमिटिव टेस्ट में आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है दैट यू हैव क्वालिफाइड दिस कोर्स और यू हैव क्वालिफाइड दिस क्लास सक्सेसफुली, नाउ यू आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, यही लिखा होता है। तो ये क्या करता है हमारा, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अक्सर उनके माइंड में ये होता है कि ये बता रहा है कि हमने कितना सीखा या नहीं सीखा, तो ये स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा रहता है। अगला चलते हैं टॉपिक हमारा जो इंपॉर्टेंट है, जो नया ऐड हुआ है, नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन और क्राइटेरिया रेफरेंस। बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, हम इसको इजीली समझेंगे आज। नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन टेस्ट, पहले इस पे बात करते हैं। अब याद करने का तरीका समझिए, मतलब से भी पहले, नॉर्म्स क्या होते हैं, किसी भी ग्रुप से एसोसिएटेड होते हैं, ग्रुप के रूल्स या उसके कल्चर या उसमें फॉलो होने वाली चीजें। नॉर्म जब आप मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो आपको पता होगा ग्रुप से रिलेटेड, यानी किसी भी ग्रुप की क्या उसका तरीका है काम को करने का, या उसका कल्चर क्या है, या वो कौन से रूल फॉलो करते हैं, आपस में कितनी बॉन्डिंग है। तो ये सारी चीजें ऐसी ये ग्रुप से रिलेटेड होती हैं। तो जब आपकी परफॉर्मेंस को, आपके जो आपका असेसमेंट है उसको किसी के साथ कंपेयर किया जाए, किसी की ग्रुप जो है आपका, आपकी एक आइडेंटिफाइड जो पॉपुलेशन है जिसके अगेंस्ट आपको मेजर किया जाए, उसके साथ आपको कंपेयर किया जाए आपके असेसमेंट के दौरान, तो वो होता है नॉर्म रेफरेंस्ड। पढ़ते हैं इसको, परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर्स हु टुक द टेस्ट और विद सम अदर ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स। आपकी परफॉर्मेंस को आपके बेसिस पे या किसी और क्राइटेरिया पे नहीं जज किया जा रहा, बल्कि उस टेस्ट को देने वाले जो और बच्चे थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया उसके साथ आपको कंपेयर किया जा रहा है, तो वो हुआ नॉर्म रेफरेंस्ड। याद रखिएगा, नॉर्म वर्ड इज एसोसिएटेड विद ग्रुप, और अगर आपकी परफॉर्मेंस को किसी ग्रुप के साथ कंपेयर किया जा रहा है तो वो है नॉर्म रेफरेंस्ड। इट्स अ रिलेटिव ग्रेडिंग, क्यों, क्योंकि आप किसी के साथ उस चीज को मेजर कर रहे हो रिलेटिवली उसकी परफॉर्मेंस के साथ, एंड इसमें हमेशा परसेंटाइल्स यूज होती हैं। क्या होती हैं, परसेंटाइल्स यूज। इसको समझते हैं एक बार। नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है, क्या इसमें आपका सीधे रैंक आता है, परसेंटाइल में आपका आता है ना। आपको क्या बताया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस जो और लोग अपीयर हुए थे इस एग्जाम में उनके अगेंस्ट कैसी थी। तो इस तरह से आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है ग्रुप के साथ, याद रखिएगा इसमें। दूसरा देखते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस। नाम से ही पता चल रहा है कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी जो उन्होंने फिक्स की हुई है कि ये चीज अगर इस बच्चे ने यहाँ तक सीख ली मतलब ये क्वालिफाई कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम के हिसाब से, एग्जामिनर के हिसाब से कुछ सेलेक्टेड क्राइटेरिया के पर आपने कैसा परफॉर्म किया, आपने कितना सीखा, वो मेजर होता है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, CRTs बोलते हैं इनको, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, और इसको NRT भी बोल सकते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो इस तरह से इनके शॉर्ट फॉर्म्स हैं। हियर वी कंपेयर द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद प्री डिफाइंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, पहले से डिफाइंड स्टैंडर्ड्स के ऊपर। ये एक एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है, स्टूडेंट स्कोर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर स्टूडेंट स्कोर। फॉर एग्जाम्पल, मैं ड्राइविंग क्लासेस में गई, किसमें, ड्राइविंग का टेस्ट देने के गई, ड्राइविंग सीखने के बाद, क्या मेरी ड्राइविंग को मेरी कॉलोनी के जो लोग हैं, जो ग्रुप है, उसके साथ मेजर किया जाएगा, नहीं। मेरी ड्राइविंग के टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा ड्राइविंग एजेंसी के सेट क्राइटेरियाज के हिसाब से। उनके हिसाब से जो क्राइटेरिया होंगे, क्या मैं टर्न ले सकती हूँ, बैक कर सकती हूँ, रिवर्स कर सकती हूँ, अचानक ब्रेक लगा सकती हूँ, ये उनके क्राइटेरिया हैं। उसके अनुसार वो मुझे जज करेंगे किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो वो हो जाएगा क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन। और जब
जब मेरी परफॉर्मेंस को मेरी टेस्ट के मार्क्स को कंपेयर किया जाएगा उस ग्रुप में, यानी कि उस पॉपुलेशन जो उस टेस्ट के लिए अपीयर हुई है, फिर वो एक क्लास हो या फिर एक नेशनल लेवल एग्जाम हो, जैसे कि आपका नेट सेट का एग्जाम होता है, तो उसमें क्या होता है आपकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है जितने बच्चे अपीयर हुए उन्होंने कैसा परफॉर्म किया उसके साथ। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है, इसमें सीधे मार्क्स मिलते हैं, ये रिलेटिव है, इसलिए ये परसेंटाइल बेसिस पे है। ठीक है, तो इस पे नॉर्मल स्कोर मिलेंगे मुझे और यहाँ पे परसेंटाइल मिलेगा। कोई भी कंफ्यूजन आपको अब नहीं होनी चाहिए नॉर्म में और क्राइटेरिया में। नॉर्म अपनी परफॉर्मेंस किसी ग्रुप के साथ, क्राइटेरिया अपनी परफॉर्मेंस को अपने साथ ही, लेकिन क्राइटेरिया किसने सेट किए हुए हैं, जिस भी चीज का टेस्ट आप दे रहे हैं। मान लीजिए अगर टीचर ही टेस्ट ले रहा है और उसने एक क्राइटेरिया फिक्स किया है कि जिस बच्चे की रेगुलर अटेंडेंस है, जो क्लास में पोलाइट और हम्बल है, जो मेटिकुलस है, अपना सामान जगह पे रखता है, जो रेगुलर है, क्लास में रोज आता है और अपने काम को पूरा करता है, ये वो 5 क्राइटेरिया हैं जिन पे मैं एकेडमिक्स के अलावा बच्चे को मेजर करूंगी। तो वो हो गया क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन। और जब मैं एक बच्चे की परफॉर्मेंस को ग्रुप के साथ, उसके क्लास के स्टूडेंट्स ने उस एग्जाम में कैसा किया है उसके साथ कंपेयर करूंगी, तो वो हो गया नॉर्म रेफरेंस्ड। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही पढ़ना था। अगले लेक्चर में जो मैं लोड करूंगी उसमें आप देखेंगे इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट रिसेंट ईयर्स के ऐड किए हैं। जब हम उनको भी कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेशन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। Thank you so much and see you in the next session. Bye-bye.